हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं द राइज ऑफ मराठास, जहाँ कि हमने थोड़ा जो पहले चैप्टर था जो कि आपका पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड था, उसमें हमने थोड़ा बहुत पार्ट मराठास का भी किया था। बट आज हम फुल फ्लेज में इनके बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी वेटिंग, लेट्स डिगिन इनटू दिस चैप्टर। एंड देयर इज समथिंग फ्रॉम रामचंद्र पंत अमात्य, that is also known as Adanya Patra. All right, he was from there. So among the merchants, the had weavers like the Portuguese, the English, the Dutch, the French, and the Danes also conduct trade. But they are not like other merchants. They are fully intent on entering this land, increasing their territory, and propagating their religion. Their obstinate people and navy and gunpowder are their chief weapons. Their traffic should be controlled and they shouldn't be allowed to build strong buildings. So इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो सारे मर्चेंट्स हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, जैसे कि हार्ड वीवर्स हैं जो कि पोर्टुगीज हैं, जो इंग्लिश पीपल है, राइट, वो जो डच हैं, वो जो फ्रेंच हैं, वो जो डेन्स हैं, वो भी ट्रेड करती हैं, वो भी ये सब करते हैं, मर्चेंट्स करते हैं। बट वो बाकी मर्चेंट की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा इंटेंट रहता है ना, इंटेंट मतलब कि हमारा मतलब क्या है कोई चीज करने का। जैसे कभी कभार हम कोई चीज करते हैं ना, कुछ हमारा मतलब होता नहीं है, तो दैट इज व्हाट इंटेंट मीन, कि हमारा मतलब ये था। जैसे हम किसी को कुछ बोल देते हैं, वो कोई और मतलब देता है, आप कहोगे दिस वाज नॉट माय इंटेंट, तो मतलब कि उनका जो इंटेंट था, उनका जो मतलब था, वो ये था कि उनका वो इस लैंड में एंटर करने का मतलब था कि वो they wanted to enter this land, plus increase their territory, वो अपनी टेरिटरी इंक्रीज करना चाहते थे, प्रोपोगेटिंग their religion, यानी कि अपना जो रिलीजन था वो हम पे काइंड ऑफ थोपना चाहते थे। एंड देयर ऑब्स्टिनेट पीपल, नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन। तो उनके जो नेवी था वो, यानी कि वो ऑब्वियसली पानी के नदी, पानी के रास्ते से आए थे हमारे पास, तो नेवी एंड गन पाउडर जो उससे वो अपना चलाते थे, वो उनकी चीफ वेपन, यानी कि द मेन वेपन्स, जो मेन हथियार थे वो थे। एंड देयर ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल्ड एंड दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, क्योंकि उनका जो ट्रैफिक था, उनका जो आना जाना था, उसे कंट्रोल करना चाहिए। और प्लस सी प्लस दैट थिंग इज आल्सो दिस थिंग, दैट उनको बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग लगाने का भी हक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट, तो हम यहाँ पे आपकी पिक्चर है एक, यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड कह रहा हूँ, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में आपका रायगढ़ फोर्ट है, दैट इज इन महाराष्ट्र, जिसमें ग्रेट एंट्रेंस है, ग्रैंड एंट्रेंस है पैलेस की, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, जो कि उनको 1674 में मिला था, मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर। ये उसकी एंट्रेंस है गाइस। तो ये था रायगढ़ फोर्ट इन महाराष्ट्र। अब we are back with the three big questions before starting this particular episode or this particular chapter as well. So who were the Marathas and how did they manage to become the largest pan-India power before the British took over? Second question, what were some features of their governance? And third important question, that what impact did the Maratha leave in India? So let us get back into this. The first thing first, who were Marathas and how did they manage to become the largest pan India? यानी कि पूरे इंडिया में पावर उनकी कैसे थी before British took over? So Marathas were a powerful group of people from the Deccan region of Western India. Under the leadership of Chhatrapati Shivaji Maharaj, they established a strong and independent kingdom based on courage, efficient administration, and military skill. After Shivaji's death, capable leader as Peshwa Bajirao I extended और expanded Maratha influence across large parts of India. तो मतलब कि जो मराठास थे वो बहुत ही पावरफुल ग्रुप थे, जो कि दक्कन रीजन, यानी कि जो आपका वेस्टर्न इंडिया था, वहाँ के दक्कन रीजन, जो दक्कन प्लाटूज हमने पढ़ रखे होंगे, वहां से वो आए थे। एंड लाइक वहां से वो लोग थे। और जो उनकी लीडरशिप थी, जो उनका लीडर था, वो कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनकी लीडरशिप के अंदर उसको पूरा एज एन स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया गया, इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया गया, जिसका किसी और कोई भी किंगडम से कोई भी मेल तोल नहीं है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। प्लस उनको करेज, यानी कि हिम्मत, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो पूरी स्टेट जैसे चल रही थी, उनका वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, प्लस मिलिट्री स्किल, यानी कि आर्मी वगैरह अच्छी थी। प्लस जब शिवाजी महाराज की डेथ भी हो गई, कैपेबल लीडर जैसे कि पेशवा बाजीराव, उन्होंने मराठा संभाला, उन्होंने ये राज संभाला, एंड ही एक्सपांडेड द मराठा इन्फ्लुएंस अक्रॉस other parts of India. The Maratha became the largest pan-India power through their strong cavalry, effective military strategies, network of forts, and capable leadership. मतलब कि उनका इन सब चीजों से, जो कि मिलिट्री पे राज, नेट फोर्ट्स थे, उनकी जो लीडरशिप थी, उन सब को करके, प्लस दे टुक एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर अथॉरिटी फ्रॉम द दक्कन टू नॉर्दर्न इंडिया। मतलब कि जो उनका मुगल एम्पायर का राज्य था, वो भी धीरे धीरे डगमगा रहा था, जो कि हमने पिछली क्लास में मुगल के बारे में बहुत पढ़ा था, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर, एंड द मोस्ट क्रूअल वन जिसका नाम था औरंगजेब।
है ना, हमने सबके बारे में पढ़ा था। प्लस उनका जो डिक्लाइन होता है यानी कि धीरे धीरे जा रहे थे और वोट के मर रहे थे वोटेवर, वो धीरे धीरे उनकी अथॉरिटी वो कम हो रही थी। दैट इज वाई जो उनका राज था वो सारा कौन ले रहा था, वो सारा लिया जा रहा था बाय, सारा लिया जा रहा था बाय हु, बाय देम, यानी कि वो सेंट्रल इंडिया से जाके सीधा सीधा नॉर्थ इंडिया में जा रहे थे, ठीक है। प्लस by 18th century they had become the dominant political force in much of the country before British gained control, यानी कि ब्रिटिश के कंट्रोल से पहले ही वो एज इन इंडिया में बहुत ही लार्ज उसमें उनका डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स वो बन गए थे बिफोर ब्रिटिश आई। नेक्स्ट इज व्हाट वर सम ऑफ द this thing. What were the some of the features of their governance? So let us dig into this. So the Maratha system of governance was based on effective administration, justice, and for public welfare. यानी कि उनका सारा कुछ जो था वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनका जस्टिस देने में, प्लस पब्लिक वेलफेयर यानी कि पब्लिक के सेवा करने में था। प्लस छत्रपति शिवाजी जो थे उन्होंने कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बांट दिए थे, एंड जिससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो भी ऑर्गेनाइज था, जो फार्मर्स की चीजें थी, लोकल कम्युनिटी की चीजें थी, वो भी सारा ऑर्गेनाइज था। वो यहाँ पे लिखा है। और जो मराठास थे वो अपने अपने स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स उन्होंने बनाए, मेंटेन करे उनको, एंड प्रमोट किया ट्रेडिंग को, मर्चेंट को वो करा इन्फ्लुएंस। प्लस उन्होंने एग्रीकल्चर एंड एग्रीटेरियन इकोनॉमी इंडिया की करी होगी आगे। एंड दे आल्सो हैव डेवलप्ड द नेवी, यानी कि जो नेवी यानी कि पानी वाली जो आर्मी होती है, दैट उनको भी किया, जैसे कि जो वेस्टर्न कोस्ट यानी कि जहाँ से लोग हमला वगैरह कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया उस टाइम पे, वो भी बचे। प्लस दे आल्सो रिस्पेक्टेड हर एक रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, एंड दे आल्सो इंश्योर्ड जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑर्डिनरी पीपल को ऐसे पैसे के दम या किसी भी दम में एक्सप्लॉइट ना करे जाए। तो वही बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द मराठा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस was based on efficient administration, justice, public welfare. Chhatrapati Shivaji also decided that his administration and public welfare, he divided his administration among a council of ministers that is known as Ashtapradhan. Revenue collection was organized and the efforts were made to protect farmers and local communities. The Marathas maintained strong forts, promoted trade, encouraged agriculture, and developed a capable navy to protect the western coast. They respected different religions to ensure and also ensured that officials did not exploit the ordinary people, and their administration focused on maintaining law and order while protecting the interests of the state and its subjects. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन द इंडियन हिस्ट्री, यानी कि उन्होंने मराठा एम्पायर ने इंडियन हिस्ट्री में क्या एक अपनी छाप छोड़ी, वो हम पढ़ेंगे। जो कि उन्होंने जो छाप छोड़ी थी वो बहुत ही मेजर छाप थी जो कि इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने शेप किया। उन्होंने जो मुगल का डोमिनेंस था, मुगल का राज था, उनको चैलेंज किया, एंड वो पावरफुल इंडियन फोर्स बन के आ गया 18वीं सदी में। प्लस वो मराठा से उन्होंने इंडिजीनियस पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी बढ़ाए, और जो फॉरेन कंट्रोल है यानी कि जो बाहर से लोगों का कंट्रोल था इंडिया में, लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में, उसको भी रोका। प्लस उनकी अचीवमेंट्स भी बहुत सारी थी, मिलिट्री में, नेवी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फोर्ट कंस्ट्रक्शन में, वो भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज थी। एंड वो यहाँ पे लिखा दैट दे हैव प्लेड अ ह्यूज एंड मेजर रोल इन शेपिंग इंडियन हिस्ट्री एंड इट चैलेंज्ड मुगल डोमिनेंस एंड emerged as the most powerful Indian force during the 18th century. The Maratha helped preserve indigenous political traditions and resisted foreign control over large parts of India. ठीक है। प्लस जो उनकी अचीवमेंट्स थी वो भी मैंने आपको बताया, और जैसे कि शिवाजी महाराज जैसे सिंबल्स जो हैं वो लाइक दे आर ग्रेट सिंबल ऑफ गुड गवर्नेंस, करेज, पैट्रियोटिज्म एंड एवरीथिंग। वो यहाँ पे अगेन लिखा है दैट देयर अचीवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, naval development, and food construction left a lasting legacy, and leaders such as Shivaji Maharaj became symbols of courage, patriotism, and good governance. The Marathas also contributed to cultural development and strengthened the spirit of self-rule, which later inspired many freedom fighters as well. So ये थे आपके the big questions, and अब हम बात करेंगे कि मराठास कौन थे। So let us dig into this topic as well. Before digging into this topic, we will first go to this timeline, जो कि आपका 1630 birth of छत्रपति शिवाजी, 1646 beginning of छत्रपति शिवाजी's rule, यानी कि 16 साल में ही founding of the Maratha Navy 1657, 1666 imprisonment and escape from Agra, मतलब कि जो जेल हुई थी वो सब, प्लस
आई डोंट नो इम्प्रिजनमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। मे बी 1674 छत्रपति शिवाजी कोरोनेशन एट रायगढ़। 1677 दक्षिणा दिग्विजय यानी कि द साउथ कॉन्क्वेस्ट। 1680 death of Chhatrapati Shivaji. 1682 to 1707 Mughal Maratha wars. And if I go further, this is there. That is beginning of Maratha control over Delhi. That was 1754. Battle of Panipat, Maratha defeat. First Anglo-Maratha War, Maratha victory. That was 1775 to 1782. And third Anglo-Maratha War, that end of Maratha power. So let us get into and dig this beautiful chapter. So first going through the chapter, first thing first, who were Marathas or who are the Marathas? So the Marathas are a group of people native to the Deccan Plateau, specifically present in Maharashtra. मतलब कि जो डेक्कन प्लाटू का रीजन था, वहाँ के जो लोग थे उनको हम मराठास कहते हैं, जो कि आज में यानी कि प्रेजेंट डे में दैट इज योर महाराष्ट्र। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दे आर आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज दे स्पीक Marathi, which has had a rich and continuous literary history since the 12th century. यानी कि उनको एज एन लैंग्वेज से भी वो करा जाता है, पहचाना जाता है, दैट इज कॉल्ड मराठी। उसका एक रिच और कंटिन्यूस लिटरेरी लेगेसी और हिस्ट्री भी रह चुकी है, ठीक है, 12वीं सदी से। लिटरेरी हिस्ट्री क्या होता है कि जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कोई भी राइटिंग में, या कोई भी राइटिंग यानी कि कोई कहानी होगी, कोई पोइट्री है, कोई कुछ भी, कोई भी अल्फाज हो, कोई भी चीज हो, वो सारा कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लिटरेरी हिस्ट्री। यानी कि उस लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हुआ राइटिंग, that is comes under literary history. In this chapter, we will see them rise as the powerful political entity that will alter the course of Indian history, India's history. तो देखो हम ऐसे उनको पॉलिटिकल पावरफुल एंटिटी देखेंगे, जो कि हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके संत रामदास जी हैं, एंड दिस इज योर पोस्टल स्टैम्प शोइंग संत तुकाराम जी। During the 13th century, most of the Maharashtra was ruled by the Yadava dynasty with Devagiri, यानी कि प्रेजेंट डे दौलताबाद में उसका कैपिटल था, ठीक है। तो तब यादवा का डायनेस्टी थी, एंड प्लस इन द अर्ली 14th century, the Yadava dynasty was overcome by the Khilji Sultanate from Delhi. यानी कि जो 14th century यानी कि 14th सदी में जो यादवा डायनेस्टी थी, that were overcome by what? Overcome by खिलजी। ओवरकम मतलब कि उन्होंने काबू पा लिया था, लाइक दे हैड विन or conquer whatever, like they was conquered by खिलजी, उनको खिलजी के अंदर उसमें चले गए थे, and amidst this political change the cultural traditions थे वो कंटिन्यू हुए, उनको बदला नहीं गया, particularly those related to भक्ति यानी कि जो डिवोशंस थे टू डिवाइन और पर्टिकुलर डाइटी, जो डिवोशंस थे भक्ति भाव था, है ना, स्पिरिचुअलिटी थी, वो सब वहीं पे रहा। एंड प्लस बिटवीन द 7th and 17th century for spiritual upliftment, saints and seekers from several parts of India preferred the path of bhakti to merely external ritualism। मतलब कि 7वीं और 17वीं सदी में जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट थी, यानी कि जो इस बात में अपलिफ्टमेंट थी, वहां पे जो सेंट्स थे, जो पंडित वगैरह थे, जो इन सब चीजों को देख रहे थे, वो सब ने इसको एक एक्सटर्नल रिचुअलिज्म बनाया, बाहर का रिचुअलिज्म बनाया। These saints coming from diverse sections of society composed devotional songs and poetry in the language of the masses which allowed their message to travel far wide। मतलब कि उन्होंने इसको एज एन ऐसे दिखाया रिचुअलिज्म, मतलब कि एक रिचुअल दिखाया, फिर उन जो पंडित वगैरह थे उन सिंग्स ने क्या किया, उसको एज एन अलग अलग जो डाइवर्स अलग 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 सोसाइटी से आए थे, उन्होंने एज एन डिवोशनल सॉन्ग्स बनाए, है ना, जैसे भक्ति के गीत टाइप्स बनाए, ये सब बनाए। प्लस उन्होंने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स बनाए, पोइट्री बनाई, कविताएं बनाई, उस लैंग्वेज में बनाई, जो कि आगे आगे चल के बहुत ज्यादा मासेस में गई, एंड प्लस वो और जाके जो उनका मैसेज जाना था वो और आगे आगे जा जाके दैट मैसेज ट्रैवल फार एंड वाइड। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ, लाइक, have you ever heard the term bhakti? What does it mean to you? Choose a bhakti saint from any part of the India and learn about their life, their teaching and the message they earn. You can also find one of their poems or bhajans। तो मतलब भक्ति जो भाव है, भक्ति भाव एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, भक्ति क्या होता है, तो भक्ति इज अ डिवोशन टू द डिवाइन, यानी कि भक्ति किसी के लिए भी भक्ति है ना, मतलब कि कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसी ऐसी डिवाइन एंटिटी, है ना, जैसे भगवान की हम क्या करते हैं, पूजा आराधना जो भी, दैट इज कम्स अंडर योर भक्ति। तो वही है, दिस इज काइंड ऑफ योर होमवर्क, व्हाट शुड आई टेल अबाउट दिस। तो इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, सो यू कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ। तो तब ये सब भी होता था, क्योंकि देखो, जब कोई बंदा हम पे राज कर लेता है, तो हमको हमारे पास क्या होता है जो एक उससे अलग हमें करता है,
हमारी भाषा, हमारी जो चीजें उनसे अलग हैं। तो उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, अपनी भाषा में ही भक्ति की, गाय भक्ति की, पोएट्री पोएम्स वगैरह करी। राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको और लिखा है, इन महाराष्ट्र मेनी सेंट्स लाइक धन्यनेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास गेन पॉपुलैरिटी एट दिस टाइम। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट्स जो उन्होंने क्या रहते हैं, जैसे रामदास, हमने बहुत इनकी हिंदी में चीजें सुन रखी हैं। So he is like many popular thing. Plus they also have translated important texts like Upanishads and Bhagavad Gita into Marathi, मेकिंग द फिलोसफी एक्सेसिबल टू द पीपल। मतलब कि वो ट्रांसलेशन वगैरह भी करवा रहे थे, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे जिनकी, जो जिसको मराठी ही आती थी, तो जिस भी टेक्स्ट में लिखा था दे कैन ट्रांसलेट इट टू मराठी, है ना। जिसको अब आपको, आप लोग को हिंदी आती है, कोई फॉरेनर 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 आए, so you can translate that English में, right? That is what this thing वैसे ही। Some also focused on social organization and political awareness similar to the Sikh gurus। यानी कि जैसे सिख लोग जो थे, वो सारे पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेवा भाव ये सब करते थे। तो कुछ लोग ऐसे वाले मराठा लोग भी कुछ कुछ इस चीजों में फोकस करते थे, कुछ कुछ। एंड एज अ रिजल्ट द सोसाइटी एक्वायर्ड अ सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन व्हिच लेटर helped the Marathas to organize themselves into political power। तो ऐसे ही सोसाइटी स्ट्रेंथन होते गई और एक कल्चरल फाउंडेशन बनी, जिसके बाद आगे मराठास को उन्होंने हेल्प किया, मराठास आगे बढ़े और एक बड़ी पॉलिटिकल पावर में ऑर्गेनाइज हो गए। राइट। By the 17th century, some Maratha chiefs made early attempts at establishing sovereignty, but they proved unsuccessful until Chhatrapati Shivaji rose to power and brought the Marathas together. But who was Shivaji? तो 17वीं सदी तक बहुत सारे मराठाओं के राजाएं जो बन रहे थे, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी अटेम्प्ट्स किए, जिनकी जिससे उनको मतलब कि उनका राज्य बढ़े ये सब हो, बट वो सारे असफल रहे। अंटिल छत्रपति शिवाजी आगे बढ़े और उनका जो राज था वो एज इन पावर में आया। बट हम अब देखते हैं कि शिवाजी कौन थे। अब ये आगे पढ़ने से पहले आज के लिए इतना ही गाइस। तो एक हुक पे तो मुझे छोड़ना होता ही है। तो आज के इस एपिसोड में थोड़ा छोटा हमने रखा है गैस, छोटा तो नहीं होगा, 14-15 मिनट का तो हो गया होगा, बट इसमें इतना ही। और हम ये वाले पार्ट से यानी कि फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हम कहेंगे एपिसोड नंबर 2 से। एंड फॉर दिस एपिसोड मींस एपिसोड नंबर 1, दिस मच ओनली। मैंने एपिसोड नंबर 1 लिखा भी नहीं है सर, राइट, एपिसोड नंबर 1। ओके। मुझे पता भी नहीं कौन से डे में ये एयर होगा, क्योंकि आई थिंक सो अवर दिस थिंग जो हमारा ये 9 बजे का था कि जितने बजे का था, वो शायद चेंज हो जाए या नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली। बट वट एवर इट हैपन, इट विल हैपन फॉर गुड। टिल देन वी विल मीट अगेन, मे बी टुमारो, मे बी नेक्स्ट वीक, और वट एवर द डे विच विल बी असाइंड टू अस। So whenever we will meet again, I'll meet you all again very soon, very, very soon. Till then, bye bye you all. Have a nice day ahead.